हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग नॉन कंग्रुएंट फोर्स सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा ये नॉन कंग्रुएंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड है, और इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े थे उनमें हमने जो कंकरेंट फोर्स सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करी थी, चाहे उनके रिजल्टेंट निकालने के बारे में बात हो, चाहे उनके इक्विलिब्रियम को लेके बात हो। ओके, सो नंबर ऑफ वीडियोस इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे और साथ ही साथ रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर्स में जितने भी हैं वो सभी उसी पे बेस्ड हैं। तो आज हम बात करते हैं नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की और देखते हैं नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम बेसिकली होता क्या है और हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें गिवन है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, कह सकते हैं कि एक स्क्वायर ब्लॉक है। अगर हम 2D में उसे देखेंगे तो हमें इस तरीके से ये दिखाई देगा जैसा कि हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रखा है, जिसका वेट हमें गिवन है दिस इज 20 न्यूटन। ऑलरेडी हमें बोला गया है कि द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 20 न्यूटन। तो हम कुछ गिवन डाटा जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो गिवन वैल्यूज है, सबसे पहले तो इसका वेट जो कि हमें गिवन है कितना, नीचे की तरफ लिख देते हैं हम इसको, W इक्वल टू 20 न्यूटन। और साथ ही साथ हमें बोला है कि ए पॉइंट पर ये हिंज है एंड रेस्ट ऑन रोलर, रोलर पे जो है रेस्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। इन अ इट इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर एक स्ट्रिंग लगी है जिस पर हम पी फोर्स जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, पी मैग्नीट्यूड का जो पुल है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये पुल की वैल्यू कितनी हो कि ये जो ब्लॉक है यहाँ रोलर्स जो है वो जस्ट लिफ्ट ऑफ हो जाए यहाँ ग्राउंड से। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा जस्ट लिफ्ट ऑफ कंडीशन जो थी उसके बारे में बात की थी, नॉट एग्जैक्टली प्रीवियस क्लास। तो आई थिंक जहाँ तक वो है आज हमारी जो क्लास है उससे पहले थर्ड लास्ट क्लास जो है हमारी उसमें जो है हमने उसके बारे में डिस्कशन किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी हम लिफ्टिंग जस्ट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इफ इट ब्रेक द कांटेक्ट फ्रॉम द सरफेस, जैसे हम बोले जो भी ग्राउंड पे रखा है जो भी कांटेक्ट है वो ना ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने का मतलब ये कि वहां से अलग नहीं हो, जस्ट उसके ऊपर जो कह सकते हैं पॉइंट है उसको टच कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है ना, कोई भी फोर्स जो है उसके ऊपर एग्जर्ट ना कर रहा हूं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि वो जस्ट लिफ्ट ऑफ कंडीशन हमारी होगी। तो वही बोला है कि रोलर पॉइंट पे जो है या रोलर सपोर्ट पे जस्ट लिफ्ट ऑफ कंडीशन हमें मिल जाए। तो ये जो P की वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली कितना होगा। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, देखिए दिस इज द FBD ऑफ ब्लॉक जो हमने राइट साइड पे ड्रॉ किया है। अब पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस जो है यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है एट पॉइंट सी, जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल बी और कैपिटल पी सॉरी, और हॉरिजॉन्टल से दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री। साथ ही साथ इसका खुद का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ऐड कर रहा होगा, जो कि हमने कैपिटल डब्ल्यू के टर्म में इसको एज्यूम किया है। अब आते हैं हमारे पास ये दो जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इनका क्या मतलब होता है। बेसिकली दीज टू आर दी सपोर्ट्स। क्या होते हैं ये सपोर्ट्स, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर मैंने कहीं पे ये सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है तो इसको हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट, और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट जो है, कोई रॉड हो सकती है या कुछ भी हो सकता है जो उसके साथ यहाँ पे इस तरीके से आगे की तरफ कनेक्टेड है, या इसी हिंज सपोर्ट को हम कभी कभी जो है इस तरीके से भी ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में आपको इस तरीके से भी ये ड्रॉ मिल सकता है लाइक दिस। जैसे कोई एक रॉड है और उसको हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से लगाया हुआ है, वन एंड में से शो कर रहा हूँ उसका, और यहाँ पे हमने एक होल करके उसमें एक नेल लगा रखी हो। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पर अगर हमें रिएक्शन फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं तो वो रिएक्शन फोर्सेस हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स कैपिटल F का अप्लाई करूँ एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या ये जो एलिमेंट है जिसको नॉर्मली हम कोई रॉड हो सकता है या बीम हो सकता है, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो कोई इंक्लाइंड फोर्स अब यहाँ पे लगा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कौन सा, एक कंपोनेंट तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, दिस इज F cos थीटा, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे दिस इज F sin थीटा। ठीक है,
तो जो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस रॉड को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो अंदर नेल है थोड़ा सा फील करिए, वो नेल उसको इस तरफ नहीं आने देगी, उसके ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि इस एफ कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा और इसको हम बोलेंगे RH। इसी तरीके से जो वर्टिकल फोर्स है अगेन ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे नेल होने की वजह से जो है वो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, पिन जो लगी है वहां पे, वो पिन उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी। तो इस रिएक्शन फोर्स को हम नाम दे देते हैं दिस इज RV, या जो पॉइंट यहाँ पे जहां कहीं पे वे लगा होगा उस पॉइंट से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं सफिक्स में लिख के। इसी तरीके से इस सपोर्ट को हम बोलते हैं दिस इज नोन एज दी हिंज सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट। और सेकेंड काइंड का जो सपोर्ट है दैट इज दी रोलर सपोर्ट। क्या होता है रोलर सपोर्ट? रोलर सपोर्ट एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा होगा हमारे घरों में या ऑफिस में कुछ चेयर्स होती हैं, कूलर का स्टैंड हो गया, ठीक है, इट में भी कोई हैवी टेबल है उसका स्टैंड हो सकता है, जिसमें नीचे की तरफ कुछ सर्कुलर या कह सकते हैं कि स्फेरिकल रोलर्स उसमें लगे हैं, बॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आसानी से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको पुश करके एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट करा सकते हैं। लेकिन हम अगर उसके ऊपर वर्टिकली फोर्स अप्लाई करें तो वो नीचे मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे डायरेक्शन में उसका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ग्राउंड उसको क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो जो नॉर्मली कह सकते हैं हम कि रोलर सपोर्ट जो होते हैं उनका डेन्यूशन हम इस तरीके से करते हैं, जैसे हमने हिंज सपोर्ट बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया और उसके नीचे की तरफ हमने 2 या 3 इस तरीके से सर्कल बना के, ठीक है, या हम उसको इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, एक सर्कल, और नीचे की तरफ से उसको हमने इस तरीके से क्या किया, थोड़ा सा कर्व बना दिया। और तीसरा रोटेशन ऐसा हो सकता है कि हमने एक सर्कुलर एलिमेंट बनाया और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई भी एक, जैसे हमने बोला एलिमेंट रॉड है या कुछ भी कनेक्टेड है वन साइड यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे यहाँ पे रखा हुआ है यही साइड हमने बना रखी है। तो कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स आपको दिखाई देगा देयर विल बी ओनली वन रिएक्शन। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल दूं तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन होगा उसको हम RA से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शन फोर्सेस हैं वो ऐड करेंगे। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रोलर सपोर्ट पे जो ये रिएक्शन फोर्स लगेगा ये हमेशा जो भी कांटेक्ट पॉइंट है या कांटेक्ट प्लेन जो भी सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ कुछ और कंडीशंस, जैसे कभी कभी क्या होता है इस हिंज सपोर्ट को कुछ ऐसा टिल्ट करके बना देते हैं और इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ना रखें, किसी इंक्लाइंड सरफेस जो है उस पर इस तरीके से रख देते हैं और बोलते हैं कि अगर इंक्लिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किस तरीके से ऐड करेगा। तो आप देखेंगे कि रिएक्शन फोर्स हमारा ये जो ग्राउंड सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरीके से ऐड कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कि एलिमेंट जो भी इसके साथ रॉड या कुछ भी अटैच होगी तो यहाँ पर हमें रिएक्शन फोर्स जो दिखाई देगा वो उस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर ये हिंज सपोर्ट वर्टिकल डायरेक्शन में किसी वॉल पे, जैसे सपोज करो ये सपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है, हमने इस तरीके से सपोर्ट को ड्रॉ किया और यहाँ पर मे भी हो सकता है दूसरा एंड कहीं पे भी कनेक्टेड हो, ये हमारे पास वो एलिमेंट हो गया या रॉड हो गया जो भी कनेक्टेड है इसके साथ में। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स जब हम दिखाएंगे तो इस इंक्लाइंड, सॉरी नॉट इंक्लाइंड, दिस परपेंडिकुलर सरफेस होगा उसके नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरीके से यहाँ पे जो है वो रिएक्शन फोर्स ऐड कर रहा होगा। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है कि जो रिएक्शन होगा वर्टिकल या कह सकते हैं कि ग्राउंड से या सरफेस से, कॉन्टैक्ट सरफेस से, वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा इन केस ऑफ रोलर सपोर्ट। इसी तरीके से हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन आता है कि RH का डायरेक्शन क्या होगा या RB का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी फोर्स का डायरेक्शन जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आर्बिट्री उसका डायरेक्शन लगा सकते हैं। जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर एट द एंड
उस अननोन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो जो हमने डायरेक्शन माना है वो सही है, वहीं पे अगर उस अननोन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो जो डायरेक्शन हमने माना है वो ऑपोजिट हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा सेम रहेगा। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। अगर आर एच का डायरेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है या आरबी का डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन चूज करके आप वहां पे लगा दीजिए, रहे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में ही, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, हिंज सपोर्ट जो है ये ट्रांसलेशन को तो रिस्ट्रिक्ट करता है, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तभी हमें यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्शन फोर्सेस मिलती हैं, लेकिन ये रोटेशन जो है उसको इफेक्ट नहीं करता, मतलब कह सकते हैं कि हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो ये जो इसके साथ कोई भी रॉड लगी है वो इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेशन तो कर सकती है, बट ये ट्रांसलेट नहीं कर सकती हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, वहीं पे रोलर सपोर्ट में जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, इसलिए वहां पे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए वहां पे वर्टिकल रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम कई सारे क्वेश्चंस में आगे डिस्कस भी करेंगे इस चीज के बारे में। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे हमें हिंज सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो एक तो वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देगी, और उस वर्टिकल रिएक्शन का नाम हमने दे दिया आर ए पॉइंट पर है इस तरीके से। और हिंज सपोर्ट पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, हम चाहे तो एक ऑब्जर्वेशन देख के देख सकते हैं, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम यहाँ बात करें तो इस P का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ब्लॉक को राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा, और इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के, मतलब इस स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर लगा, जो कि हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में इसको मूव करा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन फोर्स होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर रहा होगा, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, यानी कि इसको हमने बोल दिया यहाँ पे आर एच, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर जो रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, जस्ट फॉर लिफ्टिंग कंडीशन जो हमने बात करी है उस केस में ग्राउंड से जो रिएक्शन फोर्स हमें यहाँ पे मिलेगा वो क्या रहेगा, जीरो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, आपको यहाँ मेंशन भी करना पड़ेगा, फॉर just lifting condition the reaction on the roller support from the ground will be जीरो here, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो आर एच, आर ए, डब्ल्यू और ये पी, तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी ये फोर्सेस लग रहे हैं, अगर मैं इन सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस को आगे या पीछे कहीं पे भी एक्सटेंड करूं तो वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए हम इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। जहां पे कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है कि सारे फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास कर रहे होंगे। तो एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम जब हम कंसीडर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि तीन इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी तीन इक्वेशंस होती हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होंगे, साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी जो फोर्सेस लगे होंगे दे आल्सो विल बी बैलेंस्ड। और तीसरी इक्वेशन हमारे पास होती है समेशन m i इक्वल टू जीरो, जहां पे i हमारे पास वो सुटेबल पॉइंट होता है उस प्लेन में जिस प्लेन में वो फोर्सेस लगे होते हैं, जिसके अबाउट जो मोमेंट है हमारा वो जीरो। वैसे तो कोई भी आई हम पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इस आई पॉइंट को हम बहुत ही क्लेवरली सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो अननोन्स की वैल्यू है वो कम से कम हो जाए जब हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं हमारे पास एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब हम यहाँ पे तीन अननोन्स की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ दिख भी रहा है आर एच, आर ए और पी तीन अननोन है, इन तीनों की वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब इस चीज में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है हमें जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है
इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। और ये थर्ड इक्वेशन को भी हमें यूज करना पड़ सकता है, कभी कभी ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके भी हमें आंसर मिल सकता है। साथ ही साथ कभी कभी ये जो मोमेंट इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, इसको वन टाइम यूज करने पे ही हमें क्या होता है, जो क्वेश्चन है उसमें जो भी हमें आंसर चाहिए वो मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो आई पॉइंट सेलेक्ट करना होता है ये बहुत ही हमें क्लेवरली सेलेक्ट करना पड़ता है कि ताकि हमारा क्वेश्चन जो है हम उसको एक इक्वेशन से ही सॉल्व कर पाए। तो जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आप देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू, आर एच और आर ए भी मेरे पास अननोन है। अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट कंसीडर करूं, ठीक है ना, सारे फोर्सेस के मोमेंट्स का अलजेब्रिक सम, तो आप देखेंगे आर एच और आर ए इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इनका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। हमने जो मोमेंट का जो कह सकते हैं कि क्लास था वहां पे हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन भी किया था कि अगर कोई भी फोर्स हमने अप्लाई किया है और उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो उस फोर्स का मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मोमेंट सेंटर किसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ही लाई कर जाए तो उस फोर्स का मोमेंट जो है उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, या मोमेंट सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि वहां से मोमेंट आर्म जीरो हो गया। मोमेंट आर्म मतलब उस पॉइंट से उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे हम इस इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक समेशन एम ए इक्वल टू जीरो। आई किससे रिप्लेस हो गया, ए से रिप्लेस हो गया, क्योंकि मैं ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव। और इस साइन कन्वेंशन के साथ हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिख रहे हैं, इंप्लाइज का सिंबल लगाइए, क्या हो जाएगा। पहली चीज, ये जो W का लोड है, ये W का लोड हमारा इस ब्लॉक के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वहां पे ऐड कर रहा होगा। अब ये फिगर हमने 2D पे बनाया रखा है, तो एक स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये जो साइड्स है इनकी हाफ डिस्टेंस पे, तो वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। ये स्क्वायर है तो उसकी साइड क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस साइड से भी 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और इस साइड से भी 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या हम 2D में बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड, वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंसेस जो हैं उनको डिनोट कर रखा है। तो अब देखिए अगर मैं P का मोमेंट यहाँ पे कंसीडर करूं तो P का मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो P को अगर हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट P cos 30, हम लामिस थ्योरम सॉरी वैलेंस थ्योरम का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमने इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दिस इज 25, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। इसी तरीके से P का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां पर दिस इज P sin 30 डिग्री, और साथ ही साथ इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, और इस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, प्लस साइन के साथ में। और डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन ये, यहां से डिस्टेंस एग्जैक्टली अगेन 25 सेंटीमीटर के इक्वल। और फिर लास्ट में एक सिंगल फोर्स बचता है W, जो कि हमें इस पॉइंट के अबाउट क्या देगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो माइनस साइन के साथ W, और W की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है विच इज 20 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितनी हुई, इस W के जो फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12.5, और कोई फोर्स हमारे पास नहीं होगा, तो इस तरीके से ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल अननोन हमें दिखाई दे रहा है P, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैं कैलकुलेट करता हूँ उसकी वैल्यू, तो ध्यान से देखिए ये चीज राइट हैंड साइड में चली जाएगी, या मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, यू कैन सी दिस विल बी 20 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई, यहां से P कॉमन आ जाएगा, 25 भी कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 25 ब्रैकेट में cos 30 प्लस
साइन 30 डिग्री और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 20 इंटू 12.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 25 इंटू cos 30 प्लस sin 30 और इक्वल टू जब प्लस करेंगे तो दिस इज 7.32 न्यूटन। इस तरीके से जो P का फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी अब जब ये जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन में होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे इस हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन बताइए कितना होगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को भी यहाँ पे यूज करेंगे और वहां से RH और RE की जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा या नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा वो हमारा अगेन एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड होगा, जिसमें हम फिर से एक क्वेश्चन को लेके वहाँ पे जो भी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।